हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण अलरेजा फ्रॉम IIT BHU। 15 साल से एक्सपीरियंस, 15 ईयर एक्सपीरियंस फॉर IIT JEE एडवांस मैथमेटिक्स। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। तो विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से जो है और डाउट नेट्स की तरफ से हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है। उस पर जो है आज हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या है और पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम एंड लोकस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है पूरा टॉपिक जो है एक तरह से पूरा कंबाइंड फॉर्म में माना जाता है। तो इसमें सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में क्या है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें दे रखी हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। और ये ओरिजिन हो जाएगा 0,0। तो पूरे कार्टेशियन सिस्टम को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा कि जितने भी वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा 0 होंगे। किसी पॉइंट को हमें लोकेट करना है तो वो एक्स कॉमा वाई हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। एक्स क्या हो जाएगा एब्सिसा और वाई क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहेंगे भुज और कोटि। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो हमें किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स पॉजिटिव लेना होगा और वाई भी पॉजिटिव लेना होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। एक्चुअल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो इसके ऊपर जितने भी वाई कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। हमेशा पहले एक्स लिखेंगे बाद में वाई लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है मेरे पास वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आएंगे 0। तो इसके जो लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट में कौन से कोऑर्डिनेट पड़ रहे हैं, सेकंड और थर्ड, तो उनमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आ जाएगी। इनमें एक्स नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये क्या है, इसमें वाई नेगेटिव होगा लेकिन एक्स पॉजिटिव। तो इसमें पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। यहाँ पे अगर आपको कोई पॉइंट लेना होगा तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, वाई के मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉमा 0 टाइप के पॉइंट आएंगे। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे नेगेटिव कॉमा 0 टाइप के पॉइंट आएंगे। वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन में हमेशा 0 रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, x के लिए 0 है तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट लेंगे तो x तो 0 ही रहेगा, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 0,5 लिया, 0,7 लिया, तो चलते चले जाएंगे ऊपर की तरफ। 0, नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि बिलो द x एक्सिस है। तो ये कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके कहाँ पे कौन सा पॉइंट को लोकेट करना है, कि पूरा खेल जो है पॉइंट्स पे ही है। ठीक है, कि पॉइंट्स को अगर आपने सही से लोकेट कर लिया तो आधी लड़ाई आपने वहाँ पे जीत ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल्स हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, किसी भी कोऑर्डिनेट में x1, y1 हो सकता है, और बी पॉइंट भी किसी कोऑर्डिनेट में दे दें x2, y2। तो हम तुमसे कहते हैं कि यार हमें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसको हम लोग ए बी लाइन सेगमेंट को कहेंगे कि ए बी की लेंथ निकालनी है। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए और बी जो है कार्टेशियन सिस्टम में है, 2 डायमेंशन में है, XY प्लेन में है, और हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल दी, ए पॉइंट को लोकेट किया, बी पॉइंट को लोकेट कर दिया और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अभी हम बहुत ज़्यादा फॉर्मूलों का कोई प्रूफ नहीं बता रहे। ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से हमें यहाँ पे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत आसानी से फॉर्मूला प्रूफ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले का यहाँ पे एप्लीकेशन समझना है आज। ठीक है, कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप ये नोट कर लीजिए कि 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। ठीक है, 2 डायमेंशन स्पेस में। अब इसके बाद जो है आपके पास कह दिया जाए कि हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है।
कि अगर हमारे पास ए और बी दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, हम चाहते हैं क्या है, हम चाहते हैं कि यार इन दो पॉइंटों का मिड पॉइंट मिल जाए। तो इनका मिड पॉइंट निकलने का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि हमें काम आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगली चीज होती है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में हमें बेसिकली दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है इंटरनल डिवीजन और दूसरा हमें पढ़ना है एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले समझते हैं इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ए दिया गया है और एक पॉइंट बी दिया गया है। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2, y2। और इस लाइन सेगमेंट के भी अंदर आपको एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को m/n के टर्म में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। m/n का रेशियो जो है 1:2 अगर 1 हो जाएगा तो p क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा यार यहाँ पर जो है p पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं। तो p पॉइंट को अगर हम कुछ एक नाम दे दें, अल्फा कॉमा बीटा दे दें, तो यार अल्फा की वैल्यू हो जाएगी m जाएगा x2 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा mx2 और n जाएगा x1 से प्रोडक्ट हो जाएगा तो nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। बीटा क्या हो जाएगा, m जाएगा y2 के साथ, n जाएगा y1 के साथ, अपॉन में आ जाएगा m प्लस n। तो इस टाइप से हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निकल के आ गए p पॉइंट के, अल्फा कॉमा बीटा। तो ऐसे याद रखते हैं कि उल्टा चलते हैं, m जाएगा उसके साथ, n जाएगा इनके साथ, ठीक है। x1 y1 में रेशियो क्या है p का, जो भी रेशियो आपको दिया जाएगा कि हमें 3:2 में डिवाइड करना है, तो 3 क्या होगा पहले पॉइंट के रिस्पेक्ट में और 2 क्या होगा दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इंटरचेंज कर जाएगा, m उधर चला जाएगा और n इधर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी इसको अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आ गया हमें। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, कि सेक्शन फॉर्मूले का जो दूसरा पार्ट है, ये सारे फॉर्मूले पूरी कोऑर्डिनेट में लगातार यूज होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। तो मैंने कहा एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। अब आपके पास दो पॉइंट दिए होंगे ए और बी, और आपके पास जो है इस लाइन सेगमेंट के, लाइन पे तो लेना लेकिन सेगमेंट के बाहर एक पॉइंट पी लेना है, जो इन पॉइंटों से जो डिस्टेंस है उनको m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो। यानी हमारे कहने का मतलब है कि ये जो p पॉइंट है उससे p से a तक की डिस्टेंस और p से b तक की जो डिस्टेंस है वो m/n में डिवाइड हो रही है। पहले p पॉइंट क्या था, a और b लाइन सेगमेंट के अंदर था, अब p पॉइंट क्या है, a और b लाइन सेगमेंट के बाहर लोकेट कर रहा है, ठीक है। इसको अब हम फिर से नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट p जो है वो अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, m जो है आप नाप क्या रहे हो, p से a नाप रहे हो, तो m जो है pa की वैल्यू इधर से ले रहा है, ठीक है। तो हम उल्टा चलेंगे, m जाएगा x2 के साथ तो अल्फा हो जाएगा mx2 और n आएगा x1 के साथ, अपॉन में हो जाएगा m माइनस n। यानी पहले वाले फॉर्मूले में प्लस का n ले रहे थे, यहाँ पे माइनस का n हो जाएगा, ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट यानी बीटा कैसे निकलेगा, बीटा आ जाएगा हमारे पास, m जाएगा y2 के साथ माइनस का n y1 अपॉन m माइनस n। तो अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट निकल के आ गया p पॉइंट के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि m की जगह आपने माइनस में जो लिया है, आप यहाँ पे n की जगह माइनस n लिया है, आप m की जगह माइनस m ले लो, कहीं से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन का एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे अप्लाई करने आ रहा है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला समझ में आ गया। अब जरा इस पर एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमने कहा कि एक ये पॉइंट a है और एक ये पॉइंट b है, ठीक है। और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं 2,-3 दे रखे हैं और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं 5,6 दे रखे हैं। हमें यहाँ पे एक पॉइंट p बताना है कि क्या होगा। फाइंड द पॉइंट p, फाइंड द पॉइंट p which divide एक मिनट, फाइंड द पॉइंट p ऑन x एक्सेस। तो ये पॉइंट जो है x एक्सिस पे होना चाहिए। x एक्सिस का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। पॉइंट p ऑन द x एक्सिस सो दैट फाइंड द पॉइंट p ऑन x एक्सिस which divide
find the ratio in which point P on x-axis divide line segment AB। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके पास जो है एक रेशियो फाइंड आउट करना है। जो ये पॉइंट P है वो x एक्सिस पे बोला गया है कि x एक्सिस पे है और इस लाइन सेगमेंट पे भी है। तो फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P ऑन x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। तो अब यहाँ पे अगर आपने m/n का रेशियो मान लिया तो आपके पास दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो इससे बेटर क्या है, जैसे मान लो हमारे पास m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 होती, तो इससे बेटर क्या है कि हम इसको लिखते हैं 3/2:1। तो यहाँ पर एक वेरिएबल हमारे पास कम हो जाएगा, n लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम हमेशा m/n नहीं लेंगे, ठीक है, हम क्या लेंगे λ/1। हमने कहा लेट जो पॉइंट P है वो A और B को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब लैम्डा की वैल्यू अपने आप ही m/n करके आ जाएगी, तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा m/n हो जाएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या रखिए कि ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, x एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा जो फॉर्मूला लगाते हैं, अब हमें नहीं मालूम है कि P पॉइंट इंटरनल आएगा कि एक्सटर्नल आएगा, कुछ भी आ सकता है। लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ये इंटरनल पॉइंट आ जाएगा ए बी लाइन सेगमेंट पे, और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये पॉइंट लाइन सेगमेंट पे तो होगा लेकिन मतलब एक्सटर्नल पॉइंट आ जाएगा, लाइन पे होगा लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आने वाला है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, लैम्डा जाएगा 5 के साथ, तो 5 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 6 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो बच्चों ये जो पॉइंट है बोला गया है वो कहाँ पे बोला गया है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है जो कि आज 6 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 है, वो जीरो होनी चाहिए क्योंकि वाई हमेशा जीरो होता है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई 1/2 यानी 3/6 आया, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया 1:2, यानी हमें जो है एक पॉइंट निकालना था जो कि एक्स एक्सिस पे है और इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है। तो वो रेशियो क्या आ गया 1:2 रेशियो निकल के आ गया, ओके, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का भी एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। लेट्स हमने कहा कि टू प्रूव दैट एक पॉइंट A है 2, -2, एक पॉइंट B है -3, और एक पॉइंट C है -1, 4। वी हैव टू प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाने चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कई तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं, पर अभी हमने जो बेसिक नॉलेज है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यार A और B के बीच की डिस्टेंस निकाल लिया जाए। दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसको हम A और B के बीच में लगा रहे हैं। तो -3 - 2 का होल स्क्वायर 8 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 25 और 100, तो ये 125 बन गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5√5, ठीक है। तो इट इज़ 5√5, ठीक है। 25 का 5 बाहर आ गया। हमें अच्छा B और C के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब ये दो पॉइंट आ गए x1 y1 x2 y2 के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो -3 + 1 का होल स्क्वायर 8 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 और ये 32, सॉरी ये 16 और 4 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2√5, क्योंकि 20 हो जाएगा 4 × 5, 4 का अंडर हो गया, 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो अगली चीज़ क्या हमको निकालनी है, C और A के बीच की डिस्टेंस। तो C और A के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी -1 - 2 का होल स्क्वायर 4 + 2 का होल स्क्वायर 36 और यहाँ से 9 तो 45, तो ये हो गया 3√5। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो 5√5 जो होता है वो 2√5 और 3√5 का सम होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे सोचें कि एक पॉइंट ये A है, एक पॉइंट ये B है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है 5√5, और B पॉइंट जो है उसे B और C के बीच की डिस्टेंस है 2√5। तो यहाँ से ये 2√5 डिस्टेंस हो गई, और A और C के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है 3√5, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 5√5। तो क्या इससे बात समझ में आ रही है कि हमारे पास C पॉइंट जो होगा A और B लाइन सेगमेंट के अंदर होगा, जो इसको 3:2 में डिवाइड करेगा। इसका आप रेशियो आसानी से देखिए तो 3:2 का रेशियो भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें मालूम हो गया कि यार ये जो टोटल लेंथ आ रही है वो इन दो लेंथ का सम आ रही है। तो कोलिनियरिटी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले से आसानी से हमने इसको
प्रूफ कर लिया। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको और भी तरीकों से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्या हुआ कि डिस्टेंस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर अप्लाई करना सीखा कि डिस्टेंस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब जैसे हमारे पास जो है इंटरनल रीजन हो गया, एक्सटर्नल रीजन हो गया, तो यहाँ पर जो है आपको जैसे कोई एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो इससे रिलेटेड होकर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि पॉइंट्स रिलेटेड विद ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि यार सेंट्रॉयड निकाल दीजिए इसका। तो यार सेंट्रॉयड निकालना है तो सबसे पहले सेंट्रॉयड का मतलब मालूम होना चाहिए कि सेंट्रॉयड कैसे निकाला जाता है। एक ट्रायंगल के अगर तीनों पॉइंट हमें दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिए हुए हैं, तो सेंट्रॉयड क्या होगा इसका, ठीक है। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, यानी आपके पास जो ये मिड पॉइंट आएगा हर साइड का, इसको मिड पॉइंट को हमने डी नाम दे दिया, ठीक है। लेट्स से इसको डी नाम दे दिया, ये मिड पॉइंट है बी और सी का, ए और सी का मिड पॉइंट हमने नाम दे दिया ई पॉइंट दे दिया, और ए और बी का मिड पॉइंट जो है एफ नाम दे दिया। तो ये इनके करस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट्स हैं। तो आपने जो वर्टेक्स ए है उसको डी से मिलाया तो इसके ये क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। बी से आपने ई को मिला दिया, ये दूसरी मीडियन हो गई, ये तीसरी मीडियन हो गई। तीनों मीडियंस जो हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, दो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट तो आप निकाल ही लोगे, तो वो जो पॉइंट आएगा वो तीसरी मीडियन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी तीसरी मीडियन भी उसी पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कि मीडियंस जो होती हैं हमेशा कॉन्करेंट होंगी। इस पॉइंट को हमने जी नाम दे दिया, तो जनरली हम लोग सेंट्रॉयड को जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये 1:1 का रेशियो है, तो ये पॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, x2 + x3 अपॉन 2, y2 + y3 अपॉन 2। तो ये बात ध्यान रखें कि AG और GD का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है, यानी कहने का मतलब है कि ये 2 और 1 के हिसाब से G जो पॉइंट होगा A और D को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो अब इसके हिसाब से अगर हम G पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें तो 2 का मल्टीप्लाई किससे होएगा, इससे, और 1 का मल्टीप्लाई x1 से। तो ले दे के जो फॉर्मूला बन जाएगा x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। होप ये समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि यार देखो ये पॉइंट मेरे को मिल चुका था, इसको मान लें थोड़ी देर के लिए, अगर ये अल्फा कोमा बीटा है और ये x1 y1 है, तो 2 जाएगा अल्फा के साथ, 1 जाएगा x1 के साथ, अपॉन में क्या आएगा 2 + 1, m + n होता था, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 जाएगा y1 के साथ, 2 जाएगा बीटा के साथ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल यही फॉर्मूला बन जाएगा y1 + y2 + y3 अपॉन 3 और x1 + x2 + x3 अपॉन 3। तो दिस इज सेंट्रॉयड, ठीक है। तो सेंट्रॉयड में जो है एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था कि एक पॉइंट ये ए दे रखा था, एक पॉइंट ये बी दे रखा था, एक पॉइंट ये सी दे रखा था, और बोला ये गया था कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जो इनके 3 बराबर एरिया में इसको ब्रेक करता हो। यानी आपके पास जो है ये एरिया ट्रायंगल GBC, ट्रायंगल GBC GAB और ट्रायंगल GAC के एरिया आपस में बराबर हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सेंट्रॉयड ही वो पॉइंट होता है जो इनको 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आपको वो केवल आपको सेंट्रॉयड की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए थी, ठीक है। इसको आप एक तरह से फिजिक्स में अगर ये इक्वली लाइकली मटेरियल से बना हुआ है तो ये सेंटर ऑफ मास भी वहां पे पहुंचेगा सेंट्रॉयड पे, ठीक है। तो फिजिक्स से रिलेटेड कर दिया या मैथ से रिलेटेड कर दिया, तो उसको केवल आपको सेंट्रॉयड का केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था। 3 पॉइंट दिए हुए थे, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक चुटकियों में आपने उसको हल कर दिया, एकदम तुरंत सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल के 2 इक्वल एरिया करती है। जैसे आपको कहते हैं कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। सिमिलरली हम B से मीडियन भी देख सकते थे और C से मीडियन भी देख सकते थे, ठीक है। और ये रेशियो 2:1 होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मीडियन को जो है सेंट्रॉयड 2:1 में डिवाइड करेगा। जैसे आपको CG और GF का रेशियो क्या होगा, वो भी 2:1 होगा। BG और FE का रेशियो भी क्या आएगा, 2:1 रेशियो आएगा। तो हम लोगों को सेंट्रॉयड का फॉर्मूला एकदम से ये रटा होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रॉयड जो होगा ट्रायंगल के हमेशा इनसाइड लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट्स रिलेटेड विद ट्रायंगल है उसका पहला पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया, सेंट्रॉयड, ठीक है। अगला पॉइंट हमसे क्या पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें रिलेटेड होंगी, यूज होंगी, तो अभी आपको अच्छे से समझनी होंगी। अगली चीज़ होती है हमारे पास जैसे सरकम सेंटर।
तो सर्कम सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, तो आपने क्या किया कि मिड पॉइंट तो आप निकाल ही सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ठीक है। तो आपने मिड पॉइंट दिया है, एक ये मिड पॉइंट हमने लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ठीक है। तो जहाँ पे ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने ओ नाम दे दिया। ओ इज नॉट ओरिजिन, ओ इज सर्कम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आप क्या देखोगे कि ओ से ए तक की जो डिस्टेंस आएगी, ओ से बी तक की डिस्टेंस आएगी, ओ से सी तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कैपिटल आर यानी सर्कम रेडियस के बराबर होएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक आप सर्किल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लोअर क्लासेस में आपने जरूर ये सर्किल बनाए होंगे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो अगर हम तीसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो भी इसी ओ से पास करेगा, ठीक है, यानी तीनों कॉन्करेंट होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर ये पॉइंट x1 y1 या x2 y2 या x3 y3 है तो o को हम एक फॉर्मूला भी दे सकते हैं, पर फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने जा रही है। आपको केवल डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि सर्कम सेंटर है क्या, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है अगली चीज़ देखते हैं। यहाँ पर हमें केवल दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने जा रही है, एक सर्कम सेंटर की, सॉरी एक सेंट्रॉइड की और एक इन सेंटर की। तो इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर ट्राइंगल में इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो अभी आपको केवल बेसिक आइडिया लग रहा है कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। फिर इसको क्वेश्चन में जब यूज़ होगा तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो हमने बी से एक एंगुलर बाइसेक्टर ले लिया, इस पूरे एंगल को ये अंदर ही अंदर से डिवाइड कर रहा था, एक बाहर से भी हो सकता था, ठीक है। जैसे ये पूरा एंगल बी है तो b/2 ये हो गया। अगर हम देखें तो ये पूरा एंगल कितना आएगा? पाई। तो एक ये एंगुलर बाइसेक्टर बाहर से भी जा सकता था, ये चीज़ ये हो जाएगा पाई माइनस बी का हाफ और ये हो जाएगा पाई माइनस बी का हाफ। तो ये पूरा एंगल क्या आ गया? पाई। तो ये जो बाइसेक्टर आएगा वो कहलाता है एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर, और ये जो बाइसेक्टर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। किसका? एंगल ए बी सी का, यानी बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी दो लाइनें अगर इस तरह से जा रही हैं L1 और L2 तो ये इसके इंटरनल बाइसेक्टर को मान सकते हैं और ये इसका दूसरा बाइसेक्टर हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के टर्म में भी डिनोट करेंगे जब हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। और जो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, आपके ट्रायंगल के अंदर से जो निकल रहा है वो इंटरनल बाइसेक्टर हो गया और ट्रायंगल के बाहर से जो निकल रहा है वो एक्सटर्नल हो गया। सिमिलरली ए का भी एक इंटरनल बाइसेक्टर आएगा, फिर सी का भी एक इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर आएगा। उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होएगा उसको हम लोग इन सेंटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है इस BC लाइन को डिवाइड करता है। ये जो BD और CD का जो रेशियो होता है वो AB और AC के रेशियो के बराबर होता है। यानी अगर मान लीजिए आपकी ये लंबाई और ये लंबाई आपको मालूम पड़ जाए या रेशियो मालूम पड़ जाए इनका, तो उसी रेशियो में आप BD और CD को डिवाइड करा सकते हैं। तो आप ये D पॉइंट बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये C है, ये स्मॉल b है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये पॉइंट x3 y3 है। C के सामने जनरली हम लोग स्मॉल c ले लेते हैं लेंथ ऑफ साइड, और B के सामने स्मॉल b और A के सामने स्मॉल a, ठीक है। तो हम बहुत ही आसानी से D पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लगाना होगा यहाँ पर? इंटरनल डिवीजन, C/B का रेशियो, ठीक है। ये C लंबाई है और ये B लंबाई है, तो रेशियो क्या जाएगा? C/B। तो ये जाएगा CX3 प्लस BX2 अपॉन C प्लस B कॉमा CY3 प्लस BX2 अपॉन C प्लस B। तो ये आपने जो है D पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर जो है AI और ID का जो रेशियो होता है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करें कि ये जो AI है, ठीक है, A से I तक की डिस्टेंस और I से D तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाता है AB प्लस AC अपॉन BC का रेशियो। तो ये आज क्या हो जाएगा? C प्लस A अपॉन B का रेशियो। BC तो A है, सॉरी ये B, C प्लस B अपॉन A का रेशियो। तो यानी ये C प्लस B और A में डिवाइड करेगा I। तो अब x1 y1 अगर ये A पॉइंट है तो A जाएगा x1 y1 के साथ और B प्लस C जाएगा अल्फा बीटा के साथ, ठीक है। तो B प्लस C ये जो है B प्लस C से कट जाएगा,
तो हम यहाँ पे इन सेंटर का एक फॉर्मूला बताना चाहते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इंटरडिविजन लगा लेंगे, c प्लस बी का रेशियो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और a जाएगा x1 i1 के साथ, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे x1 के साथ और c x3 प्लस b x2 अपॉन c प्लस b के साथ। तो a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा एब्सिसा ऑफ इन सेंटर। फिर a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन हो जाएगा a प्लस b प्लस c। तो ये जाएगा इन सेंटर का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको ये इन सेंटर का फॉर्मूला एकदम से याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि हम बैठ के इसको प्रूफ करें बैठ के, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे इसको फटाफट, ठीक है। तो इन सेंटर भी जो पॉइंट होता है वो हमेशा सर्किल ट्रायंगल के अंदर होता है, ठीक है। सेंट्रॉयड और इन सेंटर हमेशा इनसाइड लाई करेंगे। सर्कम सेंटर के बारे में भी बात बताते हैं, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये सब साइन रूल की हेल्प से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में प्रूफ किए जाएंगे, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाते हैं साइन रूल की हेल्प से। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगली चीज हम देखते हैं आर्थो सेंटर, ठीक है। तो आर्थो सेंटर क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, यहां से इस पे एल्टीट्यूड गिरा दिया। तो एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पैरेलल होते हैं, पर ये वर्टेक्स से जा रहा है A से B से और C से, वो मिड पॉइंट से निकल रहे थे परपेंडिकुलरली। BC का परपेंडिकुलर ये भी है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी था, पर वो मिड पॉइंट से था, ठीक है। तो जब यहां पे अगर देख रहे हैं कि हमने A से एल्टीट्यूड गिराया, B से एल्टीट्यूड गिराया और फिर C से एल्टीट्यूड गिरा दिया, तो ये तीनों भी कॉन्करेंट होंगे। जनरली हम लोग उसको S से डिनोट करते हैं आर्थो सेंटर को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आर्थो सेंटर की डेफिनेशन, ठीक है, कि आर्थो सेंटर होता क्या है, ठीक है, कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर ABC है, ठीक है, तो यहां पर ये खुद ही एल्टीट्यूड है BC पे और ये जो लाइन है वो खुद ही AB पे एल्टीट्यूड है। तो ये जो पॉइंट B आएगा वो मेरे पास आर्थो सेंटर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जब कॉनिक सेक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन में, तो जब बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं उसमें आर्थो सेंटर पूछ लेते हैं, ठीक है, कि पैराबोला में 3 पॉइंट है या कहीं भी एक कर्व में 3 पॉइंट है, उससे एक ट्रायंगल बन रहा है, उसका आर्थो सेंटर निकालिए। तो हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें वहाँ कुछ करना नहीं है, हम वहाँ पे बेसिक डेफिनेशन से भी नहीं वर्क करेंगे। हमारा सीधा सीधा मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये पॉइंट आएगा जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो सीधा सीधा क्या जाएगा, मेरे पास आर्थो सेंटर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका सर्कम सेंटर क्या होगा, तो हमने तीनों पॉइंटों से एक सर्किल निकाला और चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो यार ये जो लाइन AC होगी वो क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ सर्किल, और सर्किल का सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AC। तो ये जो मिड पॉइंट आएगा इसका A और C का, तो ये क्या कहला जाएगा, सर्कम सेंटर, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो उसमें सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर इनसाइड होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में तो सीधा साइड्स पे चले गए, ठीक है, ये इधर चला गया B पे और उधर पे मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे चले गए सर्कम सेंटर, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर ट्रायंगल के आउटसाइड चले जाएंगे, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन से पॉइंट इनसाइड है, तो सेंट्रॉयड और इन सेंटर तो हमेशा इनसाइड रहते हैं, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए तो ये भी इनसाइड रहेंगे, आर्थो सेंटर भी और सर्कम सेंटर भी। लेकिन जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें हमारे पास जो है आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर आउटसाइड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मालूम ही है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ईच एंड एवरी एंगल क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा, π/3 रेडियन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में आपसे पूछा गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे दिए, आपको आर्थो सेंटर निकालना है। आप लगे हुए हो कि एल्टीट्यूड्स को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, तो उसमें करना है कि आपको सीधा सेंट्रॉयड निकाल देना है। एक्चुअल में होता है क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर,
समझ रहे होंगे कि जी, आई और एच हमने नाम पहले बताए थे कि जनरली हम इसको इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड। ये तीनों चारों पॉइंट जो होंगे वो एक ही हो जाएंगे। तो सबसे आसान क्या होता है निकालना? सबसे आसान होता है मेरे पास सेंट्रॉइड। ठीक है, तो अब एक वर्ड और आ रहा है इन सेंटर, तो इन सेंटर को भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इन सेंटर तो अच्छा इन सेंटर देख लिया था। ठीक है, इन सेंटर हमारे पास फॉर्मूला बन गया था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमारे पास एकदम से क्लियर होने चाहिए, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने कहा कि ट्रायंगल एबीसी है। एबीसी एक ट्रायंगल है मेरे पास। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3, -5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, -2। हमने कहा टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर एडी, यानी हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया डी एडी। तो ये डी पॉइंट जो है इंटरनली ए को डिवाइड कर रहे हैं, एडी जो लाइन है वो एंगल बी ए सी को a/2 करके इंटरनली डिवाइड कर रही है एंगल को। ठीक है, तो ये इंटरनल बाइसेक्टर की लेंथ पूछा गया आपके पास। ठीक है, अगर आपको ये डी पॉइंट निकल के आ जाए तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ए और डी के बीच की डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो अब हमने एक बात बताई थी कि यार ये जो बी डी और सी डी का जो रेशियो आएगा वो ए बी लेंथ और बी सी लेंथ के बराबर आएगा। तो क्या हम ए और बी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं बीच की? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 3 - -3 यानी 36 हो गया, -5 -3 तो -8 का स्क्वायर, तो ये 64 हो गया, तो ये 10 आ रहा है। ठीक है, तो होप कि हम इसको निकाल सकते हैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस। ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालें, 3 - +1 हो जाएगा तो 4, तो √16, दिस माइनस दिस किया तो 9, तो ये 5 आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये लेंथ जो है 10 और 5 में आ रही है, तो यानी रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो अगर हम इसमें 2:1 के हिसाब से डी पॉइंट को निकाल लें तो डी पॉइंट क्या जाएगा, 2 जाएगा इनके साथ तो -2, 1 आएगा -3 के साथ, अपॉन में 2 + 1 यानी 3, फिर 2 गया -2 के साथ, 1 गया 3 के साथ, अपॉन में 2 + 1 3। ठीक है, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, जो उसको इंटरनल डिवाइड करता है -5/3। ठीक है, और -1/3। तो होप ये डी पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी पॉइंट जो होंगे निकलने के बाद अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है इसमें, ए और डी के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे 3 माइनस प्लस का, तो 3 + 5/3 का होल स्क्वायर -5 + 1/3, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो यार इसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी 14/3√2। ठीक है, तो 196 का मतलब √14 हो जाएगा, तो आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, तो 14/3√2 इज द फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, पहले डी पॉइंट निकाल दिया, बी डी और सी डी का जो रेशियो होता है वो ए बी और ए सी के रेशियो के बराबर होता है। तो ये हमने अभी बताया था इंटरनल डिवीजन में, सॉरी इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये रेशियो 10 और 5 का रेशियो क्या हो गया 2:1। इंटरनल डिवीजन से डी पॉइंट निकाल दिया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से ए और डी निकाल दिया। तो कोऑर्डिनेट में आपको कैलकुलेशन पार्ट पूरा आखिर तक करना है, नहीं तो कैलकुलेशन पार्ट में आपको गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बहुत आसान सा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन इसमें सबसे मेन दिक्कत क्या होती है कि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी मिल जाते हैं, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन कई बार बार करनी है आखिरी तक। ठीक है, बीच में नहीं छोड़ना है कि पूरा छोड़ के बीच में कि यहाँ इसके आगे तो कर लेंगे, होता नहीं है पूरा कैलकुलेशन जब तक आप नहीं करेंगे। प्रैक्टिस होना चाहिए खूब ज़्यादा। देखिए, अब इसका जो है अगला क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जाता है कि क्वेश्चनों में यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बात की जाती है कि एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आपके दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाए। तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो एरिया को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हाफ x1 y1
किसी भी एक पॉइंट से आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ से जो है दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा लिखा, फिर जहाँ से आपने स्टार्ट किया उसको लिखा। साइक्लिक ऑर्डर में या तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आप एक बार चूज कर लो कि हमने कहा ए, फिर ये ले लिया बी और सी, एंटी क्लॉकवाइज में ले लिया, और जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट से आपको खत्म करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे डिटरमिनेंट 2/2 का होता था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ध्यान रखें कि ऐसे लिखा है ए बी सी डी, इसको 2/2 का डिटरमिनेंट कहते हैं। हो सकता है अभी आपने डिटरमिनेंट का आइडिया ना हो, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसकी 2/2 का जो डिटरमिनेंट होता है इसकी वैल्यू ये होती है ए डी माइनस बी सी। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई रूल में भी शायद इस टाइप की चीज़ यूज़ की होंगी, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला बनने जा रहा है, इसको हमने कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, या डेल्टा भी कह सकते थे, हाफ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जैसे आपको वहाँ पे बताया गया था कि x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है। अब ये पेयर खत्म हो गया, अब इनको चारों को देखें तो इसमें भी वही रूल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी x2 y3 माइनस x3 y2। अब आखिरी में क्या होगा, इन चारों को देखेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो x3 y1 माइनस x1 y3। तो इस पूरे को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो अगर वैल्यू निगेटिव आ गई तो उस पर ओवरऑल मॉडुलस वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, कि मॉड वैल्यू लेनी है मेरे को, एरिया में पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो पहले इन चार को देखा, फिर इन चार को देखा, फिर इन चार को देखा, रूल ये हो गया कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो अब हमने ये फॉर्मूला आपको बता दिया, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल में या एन साइड के पॉलीगन में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो लेट्स से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और ये चारों पॉइंट जो है उसके एक के बाद एक दे रखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और ये x4 y4, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारे चार पॉइंट है। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप दो ट्राइंगलों का एरिया निकाल के जोड़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, कर सकते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा। तो हमने कहा हाफ, पहला पॉइंट जो भी आपने स्टार्ट करना है उससे स्टार्ट कर दिया, ए से स्टार्ट कर दिया। अब ये नहीं कि पहला ये दूसरा, ऐसा नहीं चलना है, आपको एक ऑर्डर को सेट करना है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ऑर्डर में, जिस हिसाब से चार पॉइंट दिखे हुए हैं तो आप लिख दिए, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर पहला, ठीक है। लेट्स से मान लो कहीं में ओरिजिन दिया होता, 0,0 दिया होता इनमें से कोई, या एक आसान सा पॉइंट होता, तो हम उसी से स्टार्ट करते क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, तो कैलकुलेशन पार्ट ईजी हो जाती। जो पॉइंट सबसे ईजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यूज़ कर लो, ठीक है, तो उसी से स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर के साथ कर लिया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पहला। अब बाकी के सारे रूल्स हम नहीं बताने जा रहे हैं, सब कुछ वही है जो अभी हमने सिखाया था ट्राइंगल में, वो यही है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से खत्म किया। अब बात हो गई क्वाड्रिलेटरल की, आपको पेंटागन है, आपको हेक्सागन है, आपको एन साइड का पॉलीगन है, आपको क्या करना है, एन साइड के पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए हाफ लगाया, हाफ लगाना ना भूलें, ठीक है, हाफ लगाया, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा x3 y3, आखिरी में xn yn, एंड लास्ट में क्या, फिर से वही पॉइंट x1 y1, और फिर बाकी का मामला क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कि AD माइनस BC का कॉन्सेप्ट जो आपने 2/2 का जो डिटरमिनेंट पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई रूल में, बस उसी को अप्लाई करना है मेरे को। तो इससे आपको कितने भी बड़े से बड़े साइड का पॉलीगन है उसका एरिया फटाफट निकल आएगा। इन केस अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो आपको केवल मॉडुलस लगा देना है, ठीक है, ताकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो होप यार एकदम से क्लियर हो गया होगा कि ट्राइंगल का एरिया या पॉलीगन का एरिया हम किस तरह से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक ड्राइव मतलब बना लिया हम लोगों ने। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट्स हमने कहा कि यार ट्रायंगल है हमारे पास ABC और A पॉइंट जो है मेरे पास दे रखा है 4,1, B पॉइंट दे रखा है -3,4, C पॉइंट हमें फाइंड करना है, ठीक है, और सेंट्रॉइड दिया हुआ है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है 2,1, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड पॉइंट C, आल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपके पास दो टास्क हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला टास्क है कि आपको सेंट्रॉइड जो दिया है उसकी हेल्प से पहले पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x3, y3 निकालने। अगर आपको x3, y3 निकल के आ जाए, ठीक है,
तो फिर उस वो पॉइंट जब एक बार आ जाएगा तो फिर आपको एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो बेसिकली हमारा जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या है, x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू -3 है और x3 हमें मालूम नहीं है, अपॉन 3। तो ये इसका एब्सिसा कितना दे रखा है, 2। इसका x कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है, y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 1। उसको अप्लाई करते हैं, x1 y1 की वैल्यू 1 हो गई, y2 की वैल्यू 4 हो गई, y3 नहीं मालूम है, अपॉन 3 वैल्यू 1 हो गई। तो होप यार यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 3 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, x3 की वैल्यू सॉरी, तो 6 और 1, तो ये 5 आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 हो गया, तो ये 5 उधर माइनस में चला जाएगा, तो ये -2 हो जा रही। तो कहने का मतलब है ये पॉइंट जो है हमने निकाल लिया 5, -2, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, जब 9 तो मतलब इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, अब 1 -2 और ये 4, तो ये भी 3 से डिवाइड, ठीक है, ठीक है। तो अब एरिया जब निकालेंगे तो हाफ ऑफ पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट एंड लास्ट में फिर से वही पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया है, तो उस पूरे का मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। तो होप यार ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और आर्थो सेंटर। ये तीनों पॉइंट हमेशा किसी भी ट्रायंगल एबीसी में कोलिनियर होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो एक ही हो जाते हैं, ठीक है, तो भी इसको मान लेंगे कि कोलिनियर का स्पेशल केस हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएंगे तीनों पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि सेंट्रॉइड जो होगा सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर को डिवाइड करेगा किस रेशियो में, 1:2 रेशियो में। सरकम तो कम की तरफ कम, आर्थो थो की जगह 2, बस है ना, ऐसे याद कर सकते हैं, कम की तरफ 1 है। तो भूल गए, मान लो पेपर हमने गलती से यहाँ 2:1 कर दिया तो सब लेने देने पड़ गए। तो आपको याद होना चाहिए कि सेंट्रॉइड जो होता है, पहली बात तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होते हैं, और सेंट्रॉइड जो होता है वो सर्कम सेंटर को और आर्थो सेंटर को 1:2 में डिवाइड करता है, कम की तरफ कम, सरकम की तरफ 1, ठीक है। तो यार इस पे जो है कई बार क्या होता है कि हमसे 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं, तीसरा पॉइंट निकालना होता है, और आप सोचोगे यार हमको तो एबीसी पॉइंट ही नहीं दिए गए, हम निकालें कैसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा पूरी कोऑर्डिनेट में, लगातार यूज होएगा क्वेश्चनों में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इसको आसानी से प्रूव भी कर सकता है, ठीक है। लेट्स से हमने कह दिया कि क्वेश्चन हमारे पास है कि सर्कम सेंटर जो है दे रखा है यहाँ पे 4, -10, ठीक है, और आर्थो सेंटर जो दे रखा है 1, 2। तो हमें बताना है कि फाइंड सेंट्रॉइड क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या था मेरे पास, सर्कम सेंटर, और ये क्या था मेरे पास, आर्थो सेंटर। तो यार अगर हमने अभी जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि ये O हो गया, ये G हो गया, ये H हो गया, तो रेशियो क्या आता था 1:2। बस आपको केवल वही अप्लाई करना है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 जाएगा इसके साथ, तो 1, और ये 2 × 4 यानी 8, तो 9/3, 1 गया 2 के साथ, तो ये 2, -20, तो -18/3, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं, 1 गया 1 के साथ, 2 गया 4 के साथ, फिर 1 गया 2 के साथ, 2 गया -10 के साथ, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये 3, -6 इज द फाइनल आंसर। तो सेंट्रॉइड जो आ जा रहा है 3, -6 आ जा रहा है, ठीक है। तो जो लास्ट में एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकस क्या होता है, ठीक है। तो अब पूरी कोऑर्डिनेट में आपके पास हर चैप्टर में लोकस वर्ड बहुत ज्यादा आएगा, तो क्या चीज लोकस है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट इज इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस बाय ए वेरिएबल पॉइंट under the given conditions.
तो इट इज इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस बाय ए वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, अंडर द गिवन कंडीशंस। तो कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएंगी, उससे हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होएगी, उसी इक्वेशन को हम उस पॉइंट का लोकस कहते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस, ठीक है। तो ने कहा कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि यार एक पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा 5 डिस्टेंस रहती है, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमें जो है लोकस निकालना है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि P पॉइंट इससे हमेशा 5 डिस्टेंस की फिक्स डिस्टेंस पे रह रहा है, ठीक है, 5 की फिक्स डिस्टेंस पे रह रहा है। तो एक ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्किल, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सर्किल को क्रिएट कर सकते हैं जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो हम इस एग्जांपल से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा पॉइंट नहीं ले सकते कि ओरिजिन से 5 दूरी पर, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं। तो वो इनफाइनाइट पॉइंट एक कर्व पे होंगे, वो कर्व की जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वही हमारे पास इस पॉइंट का लोकस कहलाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है क्या है, इस पॉइंट को h, k आपने लेट कर लिया, ठीक है, और हमने h, k कह दें या अल्फा बीटा कह दें, और जो गिवन कंडीशन है कि आपको ओरिजिन से इतनी दूरी रखनी है या आपको ये करना है, तो जो कह रहा है वो करें कि O से P तक की जो डिस्टेंस है h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कर दिया। तो h स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दी प्लस k स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। तो लोकस के लिए क्या करेंगे, आखिरी में h और k को क्या कर देंगे, x और y। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट P हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज 5, ठीक है। तो इस टाइप से कंडीशन चेंज करेंगे, आपको h, k पे एक नया कर्व आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, ठीक है। हमने कह दिया कि फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistance from a point A 1,2 and point B 3,4। तो आपको एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जो A और B से हमेशा बराबर दूरी पर रहता हो। तो ये पॉइंट क्या है, 1,2, B पॉइंट कितना है, 3,4। तो हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इसको हमने h, k लेट कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूले से PA डिस्टेंस निकाल दी, PB डिस्टेंस निकाल दी, इसको हमेशा बराबर करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं क्या आएगी कर्व की इक्वेशन। तो PA का जो स्क्वायर आएगा उसको हमने PB का स्क्वायर कर दिया, तो जाएगा h - 1 का होल स्क्वायर, k - 2 का होल स्क्वायर, h - 3 का होल स्क्वायर, k - 4 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग कर दें तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जाएगा 4 और एक 5 माइनस का 2h माइनस का 4k इज इक्वल टू, ये हो गया 9, ठीक है, 9 और ये 4 25 16 हो गया था से, माइनस का 6h माइनस का 8k। तो यार सबको एक तरफ कर ले, ठीक है। तो ये जाएगा 4h प्लस 4k इज इक्वल टू 20। तो x प्लस y 4 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू 5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यार x और y में जब लीनियर इक्वेशन आती है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं, जिसको हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो हमें इससे मतलब नहीं कि ये कर्व क्या है, ठीक है, हमें कर्व की इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेशन क्या आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे तो ये लाइन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम कोई दो पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं A और B, आप उसके मिड पॉइंट से एक लाइन खींच दो, तो ये जो पॉइंट P आएगा, इस बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट P ले लेंगे तो वो हमेशा A और B से बराबर दूरी पर आएगा। PA की वैल्यू हमेशा PB होगा। ये ट्रायंगल क्या होगा, हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आप पॉइंट P को कहीं भी ले सकते हो। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया था कि सर्किल लोकस है, यहां पे भी आपको समझना होगा कि लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट होगा 2,3 वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, x और y की जगह, ठीक है, ओके। तो जितना भी हम कोऑर्डिनेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट का लोकस ही है। तो लोकस हमें अगर अच्छे से आ गया तो कोऑर्डिनेट में कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमने कहा फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच लाइन सेगमेंट
joining 1, 2 and 3, 4 subtend राइट एंगल। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिसपे ये जो लाइन सेगमेंट ए बी आ रहा है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है, यहां मूव करे, यहां मूव करे, यहां मूव करे। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम एक ऐसे सर्किल को बनाना चाहते हैं जिसका डायमीटर क्या आएगी, ए बी। ठीक है, अभी हमने सर्किल वर्किल कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन चूंकि हाई स्कूल में सर्किल की काफी प्रॉपर्टीज आपको मालूम थी, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि डायमीटर जो होती है वो यहाँ पे एंगल कितना सबटेंड करेगी, सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल। तो ये पॉइंट जो है वो उस सर्किल पे कहीं पे भी ले सकते हैं, पी पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। तो ये लोकस की डेफिनेशन को एक बार और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर, इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व विच इज सर्किल। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये लेंथ और ये लेंथ का जो स्क्वायर आएगा वो इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि P से A तक का जो स्क्वायर आएगा डिस्टेंस आएगी, और P से B तक का जो स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं कि इसको आसानी से आप निकाल सकते हो, और भी इसके तरीके हैं, पर आज हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से हमको कैसे कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। ठीक है, 3 - 1 का होल स्क्वायर एंड 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो वी गेट ए कर्व विच इज ए सर्किल। और आगे देखेंगे कि इसकी डायमीटर क्या होगी, ए बी है। सर्किल में भी इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आने वाले चैप्टर्स के बारे में एक आइडिया दिया कि लोकस से कैसे हर चीज अपने आप निकल के आएगी। ठीक है, ओके, इतने रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।